आप सबों का स्वागत है। शुरू करते हैं नवम वर्ग का फिजिक्स का द्वितीय चैप्टर गति। ठीक है, किसके बारे में शुरू करते हैं? गति के बारे में, अर्थात मोशन। चलिए, पहला चैप्टर हो चुका है मापन, विज्ञान और मापन। पढ़ लिए हैं, उससे जो भी प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम कीजिएगा, जो दिक्कत होगा वीडियो वाले उस वीडियो कमेंट में डाल दीजिएगा। आज शुरू करते हैं गति, मोशन, जो दूसरा चैप्टर है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सबको ध्यान दिया है ना? चलिए शुरू करते हैं। विराम एवं गति, रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान जाते हैं। इसका परिभाषा क्या है? आइए देखिए, विराम क्या लिखा है कि विराम यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। अर्थात कहने, देखिए आप लोग तो समझ रहे हैं विराम का मतलब क्या होता है। शाब्दिक भाषा में समझते हैं कि जो वस्तु एक जगह स्थिर हो। ठीक है, और मोशन का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु चले। ठीक है, आज तक हम लोग यही जानते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए, मान लीजिए कि एक आदमी को यहाँ पे बैठा दे और पूछे कि बताओ ये जो मार्कर ऐसे रखा हुआ है ये मोशन में है या विराम में, आप सीधे कहिएगा कि ये विराम में है। या इसी मार्कर को जब ऐसे चलाएंगे, सर देखिए तो वीडियो में आ रहा है, ये जब इसी मार्कर को ऐसे चलाएंगे, पूछेंगे आपसे ये क्या है, तो बोलिएगा गति में। ठीक है, तो ये हम अभी तक जानते थे कि जो रुका हुआ है वह विराम में बोला जाएगा और जो चल रहा है वह गति में बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही विचारणीय शब्द है जिस पे ध्यान देना होगा। लिखा गया है कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा। क्या लिखा गया है? अन्य वस्तुओं की अपेक्षा। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा। तो इसको हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि समझाना है। आगे आएंगे, जब यहाँ पे आएंगे अपेक्षित पद पे तो समझाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, विराम यदि किसी वस्तु की स्थिति में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, इसको अभी थोड़ा देर के लिए समझिए, समय के साथ नहीं बदलती हुई, यानी कहने का मतलब उसी जगह पर हो तो विराम में कहेंगे। और विराम का सीधे अपोजिट क्या होता है? मोशन, गति। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, यहाँ भी आया है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? गति में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस वस्तु को गति में कहा जाता है। जहां बदलती हो वहां गति में, जहां नहीं बदलती हो वहां क्या कहा जाता है? विराम में। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लिखा गया, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान देना और इसी को समझना। तो आज हम पूरी तरह से समझ पाएंगे कि वास्तविक रूप में विराम और गति किसे कहते हैं। अगर कोई वस्तु केवल ऐसे बैठा हुआ है तो इसका मतलब नहीं है वह विराम में है, वह गति में भी हो सकता है। यदि कोई वस्तु चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गति में हो, वह विराम में भी हो सकता है। इसी को समझेंगे अभी बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, लिखा गया है विराम और गति दोनों पद आपेक्षिक हैं। विराम और गति दोनों पद क्या है? आपेक्षिक है। आपेक्षिक का इंग्लिश होता है रिलेटिव, यानी, और आपेक्षिक का हिंदी मतलब क्या होता है? आसान मतलब क्या होता है? तुलना करना। तुलनात्मक अध्ययन जो किया जाता है ना, उसी के लिए लगाया जाता है आपेक्षिक। जहां तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है उसी के लिए क्या लगाया जाता है? आपेक्षिक। कहने का मतलब जो विराम और गति है दोनों आपेक्षिक पद हैं, ये अकेले अस्तित्व में नहीं आते हैं। अगर विराम का बात करेंगे तो किसी से तुलना करके ही बात करेंगे, तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करेंगे। अगर वो वस्तु रुका हुआ है किसी वस्तु की अपेक्षा तो विराम में है, अगर किसी वस्तु की अपेक्षा वो चल रहा है तो गति में है। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों किसी अन्य वस्तुओं की स्थिति पर डिपेंड करते हैं। विराम और गति किसी अन्य वस्तुओं की स्थिति पर डिपेंड करता है और उसी के आधार पर हम बताएंगे कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है। किसको? अन्य वस्तुओं को देखकर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आइए एग्जाम्पल क्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, इस पे ऐसे ट्रेन का बोगी चल रहा है। ठीक है, ट्रेन का क्या चल रहा है? बोगी चल रहा है। अब यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी आया जो क्या है? ए है, उसके साथ बी आया है जिसको क्या किया? ट्रेन में बैठा दिया। क्या किया? ट्रेन में बैठा दिया। तो ट्रेन में केवल बी नहीं होगा, कुछ और लोग होंगे, सी होंगे, डी होंगे, ई होगा। ठीक है, समझिएगा। विराम और मोशन को अच्छे से समझा जाएगा, विराम और गति को अच्छे से समझना है। तो देखिए, ए किसके साथ आया? बी किसके साथ आया? ए के साथ आया है। ए को नहीं जाना, ए लाया बी को, ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन में बैठा दिया, ट्रेन में पहले से मौजूद था सी, डी और ई। अब ट्रेन क्या होती है? स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। ट्रेन क्या करती है? स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। जब ये ट्रेन स्टेशन से चलना प्रारंभ करेगी तो ए क्या है? स्टेशन पे रुका हुआ है, और ये ट्रेन क्या कर दी? चलना प्रारंभ कर दी। तो ए यहाँ पे रुका हुआ है और ए की अपेक्षा
गति और विराम कभी भी आपेक्षिक रूप में बात किया जाएंगे, तुलना किया जाएगा दूसरे वस्तु की स्थिति से। ए रुका हुआ है, ए की अपेक्षा ट्रेन चलना शुरू कर दी तो कहेंगे क्या, ये बी या सी या डी या ई, ये चारों क्या है, ए की अपेक्षा गति में है, क्योंकि ए क्या है, इस स्टेशन पर मान लीजिए चनपटिया में पढ़ाया जा रहा है, तो ये स्टेशन चनपटिया है, यहाँ पे ये ए खड़ा है और चनपटिया से ट्रेन निकल चुकी है, नरकटियागंज के लिए जा रही है। तो जब ट्रेन नरकटियागंज के लिए जा रही है तो अपनी स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो यहाँ बोला जाएगा कि बी सी डी ई चारों क्या है, मोशन में है। बी सी डी क्या है, चारों मोशन में है, किसके अपेक्षा, ए की अपेक्षा। लेकिन वहीं जब हम बात करेंगे कि बी, ये जो बी है सी की अपेक्षा क्या है, डब्बा में जो बैठा लो, ये चारों डब्बा में बैठा लो, वहीं बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे बी क्या हो गया, मोशन में, किसके अपेक्षा, ए की अपेक्षा। यहाँ पे बी मोशन में हो गया, किसके अपेक्षा, ए की अपेक्षा। इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे स्थित और बी अपना पोजीशन चेंज कर दिया, स्थिति परिवर्तित कर दिया, तुरंत बोले हैं कि जो स्थिति में बदलाव करे उसे गति कहेंगे। लेकिन जब बात करते हैं बी सी की अपेक्षा गति में है या विराम में है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बी और सी एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तो देखिए ट्रेन चनपटिया से नरकटियागंज चली गई, नरकटियागंज से आपको मान लीजिए रामनगर से मान लीजिए गोरखपुर चली गई। लेकिन ये दोनों अगर सीट पे बैठे हुए हैं तो बी के सापेक्ष सी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही सी के सापेक्ष बी की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है। तो इसीलिए कहेंगे, अगर बात किया जाएगा कि सी के सापेक्ष बी गति कर रहा है तो नहीं, गति नहीं कर रहा है। भले ही ये दोनों गति में है, भले ही दोनों गति में है, लेकिन यहाँ पर सी के सापेक्ष बी गति नहीं कर रहा है, क्योंकि कहा गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा जब समय के साथ स्थिति में या स्थान में कोई बदलाव नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, विराम में। समय के साथ दूसरे सी की अपेक्षा इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जहां बैठा था वहीं बैठा, उसके सामने था उसके सामने है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, बी विराम में है। लेकिन वहीं जब हम ए से बात करते तो बी क्या था, मोशन में था। तो एक वस्तु विराम में भी हो सकता है और गति में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस वस्तु से तुलना कर रहे हैं। अगर जिससे तुलना कर रहा है उसके अपेक्षा, जिससे तुलना करें उसके अपेक्षा ये स्थिति बदल रहा है तो गति में, और अगर इसके अपेक्षा स्थिति नहीं बदल रहा है तो विराम में। समझ गए बातों को। जैसे आप देखते होंगे कि आप ट्रेन में जब जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं ट्रेन में, तो देखे होंगे क्या कि पेड़, घास, छोटे छोटे झाड़ियां क्या करती हैं, आपको देखिएगा, जब खिड़की से देखिएगा तो देखिएगा एकदम तेजी से एकदम तेजी से चलती हुई जा रही है। क्या पेड़ कभी चलता है? पेड़ कभी चलते हैं? नहीं चलते हैं। जो झाड़ियां होती है वो चलती है? नहीं चलती, वो एक जगह पे स्थिर रहती है। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो पेड़ है, झाड़ियां है, घास, वो भी एकदम धनाधन तेजी से जा रही है। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उनकी अपेक्षा हमारे स्थिति में लगातार परिवर्तन होते रहता है। तो वहां पे हम क्या समझते हैं कि पेड़ भी गति में है, घास भी गति में है और जो झाड़ियां वो भी गति में है। तो ये विराम और गति केवल किस पे डिपेंड करता है? इस पे, आपेक्षिक पे, तुलना पे। अगर तुलना करने पे आप देखते हैं कि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो गति, अगर नहीं हुआ तो विराम। समझ गए होंगे यहां तक बात, ठीक है। इसीलिए पेड़ जो स्थिर है वो मोशन में दिखता है, क्योंकि उसके लगातार उसके अपेक्षा ट्रेन क्या करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, ठीक है। अब समझ गए लोग कि विराम क्या है, गति क्या है। केवल ये नहीं बोल दीजिएगा कोई वस्तु बैठा है तो बबुआ क्या है, विराम में ना। हो सकता है वो गति में हो, जैसे यहाँ पे बैठा है लेकिन एक के लिए गति में था, ठीक है। कह दीजिएगा कोनो चल रहा है तो गति में है ना, यहाँ पे चलिए रहा है लेकिन सी की अपेक्षा क्या है, विराम में है। तुलना कीजिएगा, देखिएगा किससे हमको तुलना करना है, उससे तुलना करने की स्थिति में परिवर्तन होगा तो गति, नहीं होगा तो विराम। चलिए आगे आते हैं। देखिए गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति और विराम के बारे में समझ चुके, अब देखेंगे कि गति के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। परिभाषा नहीं लिखा गया, हम आपको समझा देते हैं, किताब से पढ़ लीजिएगा, परिभाषा का जरूरत होगा तो। पहला लिखा गया है रैखिक गति, लिनियर मोशन। नाम से स्पष्ट है, रैखिक गति, वैसा गति जो एक सरल रेखा पर हो। वैसा गति जो एक सरल रेखा पर हो उसे क्या कहेंगे, रैखिक गति कहेंगे। वैसा गति जो एक सरल रेखा पर, ये सरल रेखा हो गई हमारी, इस पे अगर ऐसे मोशन करते हुए कोई चीज आगे बढ़ेगा, इसी गति को क्या कहते हैं, रैखिक गति, लिनियर मोशन, ठीक है। दूसरा है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। देखिए दूसरा है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति किसे कहेंगे, जब गति का पथ वृत्त हो। जब गति का पथ क्या हो, वृत्त हो, नाम नहीं है। देखिए जो चीज नाम में रहता है उसको हम लिखते नहीं है,
वहीं से चाहते हैं कि आपको याद हो जाए। वृत्तीय गति, वृत्त वैसा गति जिसका पथ वृत्तीय हो, अर्थात कहने का मतलब क्या हो, ऐसे गोल हो, ठीक है, ऐसे वृत्त के पथ पे जो गति होगा उसे क्या कहेंगे, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। तीसरा आते है दोलनी गति, ऑक्सिलेटरी मोशन। दोलनी गति क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु, एक बिंदु के इधर उधर जब वस्तुएं मोशन करती है उसी को दोलनी गति कहते हैं, ठीक है। जब एक बिंदु के इधर उधर वस्तुएं आगे पीछे आती हैं या ऊपर नीचे आती हैं उसी को क्या कहते हैं, दोलनी गति। जैसे मान लीजिए मिड पॉइंट हो गया, ऐसे आगे पीछे कर रही है तो इसी को दोलन गति बोलेंगे, या ऊपर नीचे करती है तो इसको दोलन गति बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जो पेंडुलम वाला घड़ी होता है उसमें देखिएगा जो पेंडुलम लगा रहता है, जब 12 बजता है या 1 बजता है, जितना पे सेट किया जाए घंटा पे, बजने के बाद वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसी को बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन अर्थात दोलनी गति। चौथा आता है आवर्त गति, पीरियोडिक गति। ये इसी के जैसा होता है लेकिन इसका टाइम फिक्स होता है, इसका टाइम फिक्स होता है। कहने का मतलब वैसा गति जो निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराती हो। क्या, वैसा गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर फिर उसी रूप को दोहराती है, उसी को आवर्त गति कहते हैं। फेरू आना है, फेरू आना है, फेरू आना है, लेकिन उसका टाइम पीरियड निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में ये पेन यहां जाता है और यहां आता है, तो ये 1 सेकंड में ऐसे आते जाते रहेगा, ठीक है। तो इसी को कहेंगे आवर्त गति। जैसे झूला देखे हैं, झूला पे बैठा के जब धक्का मारा जाता है तो क्या करेगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, इसी को कहते हैं आवर्त गति। जब निश्चित समय अंतराल पे गति के रूप को दोहराया जाएगा, उस गति को उसी रूप में किया जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। परिभाषा में देख लीजिएगा किताब में, याद कर लीजिएगा, समझ गए होंगे बातों को। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, देखते हैं गति का वर्णन। हमें गति का वर्णन करना है कि गति का वर्णन कैसे करें। तो गति का वर्णन करने के लिए 2 बिंदुओं का सहारा लेना होता है। एक होता है मूल बिंदु, ओरिजिन या निर्देश बिंदु, ठीक है। एक होता है मूल बिंदु, ओरिजिन या निर्देश बिंदु, दूसरा होता है दूरी और दिशा, ठीक है। तो कैसे समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा गया है, कौन अजीब चीज लिख दिया गया। अजीब चीज नहीं है, देखिए समझिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हमको क्या बताना था, गति का वर्णन करना था कि गति का वर्णन कैसे करें। तो गति का वर्णन करने के लिए सबसे पहले मूल बिंदु लिया जाएगा। हमें बताना है कि कोई वस्तु कितनी गति से जा रही है, उसके लिए मूल बिंदु लेना होगा। मूल बिंदु कहने का मतलब क्या, कोई ऐसा निश्चित बिंदु जहां से हम उसके आगे या पीछे जाने के बारे में बात करते हो। जैसे जब आपको समझाए थे गति और विराम क्या है, तो एक मूल बिंदु लिए थे, क्या लिए थे, चनपटिया। क्या लिया गया था, चनपटिया लिया गया था। तो यही क्या है, मूल बिंदु, ओरिजिन, इसको ले लेंगे। इस बिंदु से हम आगे या पीछे की तरफ बात करेंगे, ठीक है। तो पहला मूल बिंदु ले लेंगे। जैसे मूल बिंदु ले लिए कि हमें बात करना है कि कोई वस्तु या हमारा भाई या मित्र जो भी है वह चनपटिया से कितना दूर है, तो उसको ऐसे ही नहीं करेंगे 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर माने का, अमेरिका से 40 किलोमीटर की, पटना से। तो इसको बताने के लिए मूल बिंदु लिया जाता है पहले, तो वही मूल बिंदु ले लिया है कि हमारा एक मूल बिंदु क्या हो गया, चनपटिया। अब इसके बाद बताएंगे कि चनपटिया से 18 किलोमीटर सर उत्तर, दक्षिण, अगर दिशा थोड़ा गड़बड़ा जाता है, चनपटिया से अगर 18 किलोमीटर दक्षिण की तरफ बात करते हैं तो बेतिया मिलेगा। वही चनपटिया से 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ बात करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, नरकटियागंज, ठीक है। तो वही चीज, किसी भी गति को बताने के लिए पहले मूल बिंदु लेना होगा जहां से आपको दिखाना है कि वस्तु कहाँ है, और दूसरा चीज दूरी और दिशा बताना होगा, ठीक है। कि चनपटिया से 18 किलोमीटर दूर इधर फलाना आदमी है उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा कहते ही आ जाएगा आपको नरकटियागंज, और दक्षिण दिशा कहते ही आ जाएगा बेतिया, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे क्या है, तय की गई दूरी और विस्थापन के बारे में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है। तो देखिए समझिएगा, दोनों दूरी से संबंधित है। दोनों क्या है, दूरी से संबंधित है। तय की गई दूरी क्या होता है कि आप जितना दूर चल जाए, जितना आप रास्ते को कवर कर लें, पूरा कर ले, दूरी होता है, ठीक है। 2 बिंदुओं को जैसे मान लीजिए, समझा जाए, ध्यान से समझा जाए कि क्या होता है। समझिए, बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, ठीक है। एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। इस पे जाने के अनेकों रास्ते हैं। देखिए मान लीजिए एक यहां से सीधा रास्ता, एक हुआ ऐसे गए, फिर गली होते हुए ऐसे ऐसे होकर यहाँ पहुंचे।
एक हुआ ऐसे ही यहाँ से सीधे जा रहा है, एक है कि यहाँ मोड़, फिर मोड़, फिर मोड़, फिर मोड़, फिर मोड़, फिर मोड़, फिर मोड़, ऐसे ऐसे आते हुए यहाँ पहुंचा। देखिए आपके सामने 3 रास्ते उपस्थित है। पहला रास्ता ये हो गया जिसको R1 लेते हैं, दूसरा रास्ता ये हो गया जिसको R2 लेते हैं, ये तीसरा रास्ता R3 हो गया और चौथा रास्ता R4 हो गया। ठीक है, ये 4 रास्ते हैं। इन 4 रास्तों को आप तय करते हुए कहाँ पहुंच रहे हैं? B तक पहुंच रहे हैं। तो जिस रास्ते से आप जाएंगे, जिस रास्ते से आप जाएंगे, जितना उस रास्ते पर चलेंगे वो आपका दूरी होता है। वो आपका क्या होता है? दूरी होता है। जैसे यहां से आप इस रास्ते से गए तो आपका दूरी ये पूरा होगा। माप लेंगे कि कितना हो रहा है, ये माप लिया जाएगा। मापने का मान लीजिए 50 मीटर आता है तो इसको बोल देंगे 50 मीटर। आपका दूरी कितना हुआ? 50 मीटर। अगर इस रास्ते से आप जा रहे हैं यहाँ तक पहुंचने में, इसको मान लीजिए ये आ गया 40 मीटर तो इसको बोल देंगे 40 मीटर। देख रहे हैं ये छोटा है, ये इतना घूमते 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 गया है, यही जन से चला, यही जन पहुंच गया। आई देख रहे हैं सबसे छोटा है तो इसको मान लेते हैं कितना मीटर है? 30 मीटर। हई देख रहे हैं यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर हाँ, पूरा नाना मामा काका के यहाँ घूमते गया है। तो इस सबसे लंबा रास्ता है तो इसको मान लेते हैं हम लोग 100 मीटर। तो बबुआ है, राम जी गए इधर से, तो कहा जाएगा कि राम जी तय किए हैं दूरी कहते ना 100 मीटर। वही बात करेंगे वो मोहन जी हैं, वो भी चले हैं, जाना है उनको बाजार, ये जगह है, ये गांव है, बाजार भी करने जाना है। ठीक है, बाढ़ का पानी लगा हुआ है, अभी बरसाती मौसम है, बाढ़ का पानी लगा हुआ है। तो ये हमारे राम जी हैं, भाई बाढ़ का पानी से डरते हैं, पानी से डरते हैं। तो ये कहें कि हम नहीं पानी हिल के जाएंगे, हम सुख रास्ता, जो सूखा रास्ता हो वही से जाएंगे। तो इतना दूर काटते हुए 100 मीटर तक गए हैं। आई थोड़ा होशियार है, कहा है चलो तना 12 पानी मिलेगा तो होगा, हम चले जाएंगे। तो 50 मीटर गया। तो कहने का मतलब है कि दूरी जितना आप उस रास्ते पे चलिएगा, जितना मीटर कवर कीजिएगा दूरी होगा। लेकिन जब विस्थापन का बात करते हैं तो विस्थापन के लिए क्या बोलते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए ऐसा न्यूनतम अत्यूनतम नहीं आता है। आप जिस रास्ते को फॉलो कीजिएगा उसका टोटल जो माप होगा मीटर में, किलोमीटर में, वो दूरी हो जाएगा। लेकिन जहां विस्थापन का बात करेंगे वहां पे ये कहते हैं कि 2 बिंदुओं का बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा वही विस्थापन होता है। तो देखिए इस दोनों बिंदुओं के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी क्या है? ये है क्या है? ये है। तो इसका विस्थापन हो जाएगा 30 मीटर। क्या हो जाएगा? इसका विस्थापन कितना होगा? 30 मीटर। लेकिन वहीं जब दूरी का बात करते हैं तो चारों रास्तों के लिए क्या होगी? दूरी अलग अलग होगी। ठीक है, और ये किसी तरह होकर जा सकता है। देखिए पहले यहाँ से शुरू किया, हाई दिशा में है, फिर उनको हिमा दिशा गया, फिर उनके इधर गया, फिर उनके उधर गया, फिर इधर गया, उधर गया। तो यहाँ पे अनेकों बार दिशा बदलता है। इस रास्ते में भी देखिए यहाँ भी दिशा बदला, यहाँ भी दिशा बदला, यहाँ भी दिशा बदला, यहाँ भी दिशा बदला। हर जगह क्या कर रहा है? यहाँ पे दूरी चलने में दिशा बदला जा रहा है। लेकिन जब विस्थापन को देखिएगा तो यहाँ पे दिशा बदला ही नहीं जाता है, वह एक निश्चित डायरेक्शन में जाता है क्योंकि न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, इसी दिशा में जाइएगा तब न्यूनतम दूरी मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि दूरी के पास केवल परिमाण होता है 50 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर से 100 मीटर। लेकिन जब विस्थापन की बात किया जाएगा तो उसके बाद परिमाण तो होगा ही, लेकिन एक निश्चित डायरेक्शन होगा। अगर इस दिशा में नहीं जाए तो इस बिंदु तक पहुंचेगा, सबसे कम दूरी तय करते हुए कभी नहीं पहुंचेगा। तो विस्थापन जो होता है भैया ये सदिश राशि होता है। सदिश कहने का मतलब जिसके साथ सटा हुआ हो, कथ्य दिशा, जिसके साथ दिशा सटा हुआ हो उसको सदिश। यहाँ पे जानिए राशियां 2 प्रकार की होती है, एक सदिश एक अदिश। जिसके साथ दिशा सटा होगा उसको सदिश कहिएगा। अमाने तो जानते हैं, अमाने नकारात्मक चीज, जहां दिशा नहीं होगा उसको क्या कहिएगा? अदिश कहिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं विस्थापन को दिशा ये दिशा में जाएगा तब मिलेगा न्यूनतम दूरी, नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो विस्थापन को क्या होगा? दिशा, और इसको बोलते हैं परिमाण। दिशा और परिमाण दोनों होता है। लेकिन वही बात करते हैं दूरी के लिए, तो दूरी के पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। वो किसी भी दिशा से जाए, उस बिंदु तक पहुंच जाए, जितना दूर चलेगा वो उसका क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो दूरी अदिश राशि है और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। चलिए देखिए, और विस्थापन को थोड़ा पूर्ण रूप से समझ जाते हैं कि विस्थापन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो एक चीज देख लीजिए, ये मूल बिंदु है,
इस मूल बिंदु के इधर जाइएगा दाहिने साइड तो उसको धनात्मक बोलते हैं, और इधर जाइएगा तो इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, मूल बिंदु के दाहिने धनात्मक, मूल बिंदु के बाएं ऋणात्मक। चलिए आइए देखते हैं। इस मूल बिंदु को, ओरिजिन को हमने चनपटिया लिया है, चनपटिया से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इससे 9 किलोमीटर दूरी पर जाइएगा तो एक कुमार बाग पड़ता है जगह, फिर इससे 16 किलोमीटर दूरी पे जाते तो बेतिया पड़ता है। यहाँ से 0 से 16 पे जाते बेतिया पड़ता है। इसके इधर हम दाहिना ले रहे हैं, इधर जाते हैं बाएं तो साथ इधर 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और इधर क्या है, ये नरकटियागंज 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। क्या है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इधर निगेटिव भी दिया जाता है, तो निगेटिव हम दूरी जगह है इसको भी इसलिए नहीं, देखिए समझिएगा। अब हमको क्या करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। क्या विस्थापन ज्ञात करना है, जब हम चनपटिया से, एक और चीज समझ लीजिए कि अगर कोई वस्तु सरल रेखा पर चल रही है, किस पे चल रही है, सरल रेखा पर, बिना दिशा परिवर्तन के सरल रेखा पर चल रही है, बिना दिशा परिवर्तन चल रही है, तो उसका दूरी और विस्थापन क्या होगा, दोनों सेम होगा। जैसे बात करते हैं चनपटिया से अगर कुमार बाग हम आते हैं तो 0 से कितना तक आया, 9 किलोमीटर तक, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, 0 से 9 अर्थात 9 किलोमीटर, और विस्थापन भी क्या होगा, 0 से 9 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि दो बिंदुओं का बीच का न्यूनतम दूरी क्या होता है, विस्थापन, तो यही न्यूनतम दूरी है, दूसरा कोई दूरी नहीं है। तो जब बात किया जाएगा कि वस्तु सरल रेखा पर है, क्या है, सरल रेखा पर गति करिए बिना दिशा परिवर्तन के, तो वहां पे दूरी और विस्थापन क्या होता है, सेम होता है। चलिए अब इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुमार बाग आ गया, कुमार बाग से कहाँ चली गई, बेतिया चली गई, ठीक है। अभी भी क्या सरल रेखा है और दिशा परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहाँ भी दूरी क्या होगा, 0 से बेतिया के लिए 16 किलोमीटर, और विस्थापन भी क्या होगा, 16 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से बेतिया आए और बेतिया से क्या चले आए, फिर कुमार बाग आ जाते हैं। जैसे यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे हम बेतिया गए और फिर यहाँ से लौट कर कहाँ चले आए, कुमार बाग चले आए, ठीक है। यहाँ से फिर लौट कर कहाँ चले आए, कुमार बाग चले आए। तब यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, तब यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, इसको समझेंगे। एक चीज आपको पॉइंट बोले हैं कि जब सरल रेखा पर वस्तु गति करे बिना दिशा परिवर्तन, दूरी और विस्थापन सेम होता है, लेकिन जब दिशा परिवर्तन विस्थापन बदल जाएगा। अब दूरी का बात करते हैं तो देखिए कितना दूरी हुआ, 0 से 16 किलोमीटर तक गया और फिर 9 किलोमीटर तक आया, तो यहाँ पे टोटल दूरी किया 16, 9, 25। लेकिन जब विस्थापन का बात करते हैं तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी। ये आपका यहां से चलना शुरू किए थे और पहुंचे कहाँ पे हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं, कहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं, तो यही दोनों बिंदुओं के बीच का नाम बात करते हैं। इन दोनों बीच के बिंदुओं का दूरी क्या है, 9 किलोमीटर, तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, विस्थापन 9 किलोमीटर। तो इस विस्थापन को कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए, ये हमारा प्रारंभिक स्थिति था, यहाँ से चलना शुरू किया है तो ये क्या है, 0 है, और अंत में हम कहा पहुंचे हैं, कुमार बाग 9, तो 9 माइनस 0 करते हैं तो क्या मिलता है, 9। तो विस्थापन का एक फॉर्मूला होता है कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। समझ में आ गया, कैसे लगाएंगे, विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति मेरा 0 था, प्रारंभिक स्थिति क्या था, 0, और पहुंचे कहां पर, यहाँ पर गए और फिर लौट के आ गए, यहाँ पे आ गए। तो हम देख भी रहे हैं, परिभाषा भी हम पढ़े हैं कि दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, उनकी न्यूनतम दूरी जो होगी उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। न्यूनतम दूरी यही ना दिख रहा है, 9 किलोमीटर, और निकाल भी रहा है, अंतिम में से प्रारंभिक घटा तो 9 किलोमीटर आ रहा है। तो इसे ये हो गया, निश्चित हो गया कि विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है वो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति सही हो। चलिए देखिए, परिभाषा है, हम यहाँ पे फॉर्मूला समझ में, विस्थापन बराबर क्या होगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो निकाल लेंगे 9 माइनस 0, 9 किलोमीटर। लेकिन दूरी क्या हो रहा है, यहाँ से पहले बेतिया गए 16 किलोमीटर, फिर बेतिया से लौट क्या है, कुमार बाग 9 किलोमीटर, तो टोटल दूरी क्या हुआ, 16, सॉरी दूरी ये नहीं होगा, देखिए दूरी क्या हो जाएगा, 25 नहीं होगा। यहां से ये 9 है तो यहां से ये कितना होगा, 9, ये कितना होगा, कुमार बाग। देखिए यहां से बेतिया से कुमार बाग का दूरी क्या हो गया है, 60 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर नहीं है, 9 किलोमीटर क्या है, ये यहाँ से चनपटिया से कुमार बाग 9 किलोमीटर है, लेकिन बेतिया से कुमार बाग कितना है, 7 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल दूरी कितना तय कर रहा है, पहले चनपटिया से बेतिया गया 16, फिर यहां से कुमार बाग आया 7, तो टोटल दूरी हो गया 16, 7, 23 किलोमीटर।
पहले 25 किलोमीटर बताया गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ से ये दूरी यहाँ से दूरी कितना है 7 किलोमीटर। समझ गए? दूरी होगा जितना दूर आप चलिएगा, यहाँ से यहाँ गए 16, फिर यहाँ से यहाँ 7 23, लेकिन विस्थापन क्या होगा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति 9 - 0 9। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोककर फिर पीछे जाइएगा, फिर देखिएगा 1 से 2 बार समझ में आ जाएगा। अब चलिए एक और स्थिति देखते हैं। यहाँ पे विस्थापन धनात्मक है। अब मान लेते हैं कि हम चनपटिया से चले बेतिया, और मेरा घर है चनपटिया, फिर हम चनपटिया चले हैं, यहाँ से चले बेतिया और फिर बेतिया से क्या चले हैं चनपटिया। तो यहाँ पे दूरी क्या होगा, पहले गए 0 से 16, फिर 16, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए तो 16, ऊपरों गए 16, इधरों से आए तो 16, इन टोटल दूरी हो जाएगा हमारा 16 + 16 = 32। ठीक है, = 32। लेकिन जब बात करेंगे विस्थापन का तो क्या होगा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति हमारा यही है और अंत में पहुंचे भी यहाँ पे हैं, तो सेम को घटाएंगे तो क्या होगा 0। ये भी कहा जाता है कि जहां से चले और वहां पे चले हैं तो आपका विस्थापन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है 0 होता है। निकालिएगा तो दोनों सेम है, 0 को 0 से घटाइएगा तो 0 मिलेगा ही, लेकिन ये जहां से चलिएगा वहां पहुंचिएगा तो आपका विस्थापन क्या होता है 0 होता है। समझ गए? यहाँ पे आपका विस्थापन क्या होगा, यहाँ पे विस्थापन होगा 0, लेकिन दूरी हो जाएगा 16 गए 16 है 32 किलोमीटर। समझ गए? अब देखिए ये स्थिति हो गया, एक बार धनात्मक देख लिए, एक बार विस्थापन क्या है 9 और एक बार क्या गया 0। अब देखते हैं क्या कि चनपटिया से हम बेतिया गए, फिर वो हमको साठी जाना पड़ा, काम पड़ गया साठी में, साठी चले जाते हैं। तो साठी आने के लिए इधर आएंगे, अपने मूल बिंदु के किधर आएंगे बाएं साइड आएंगे। किधर आएंगे अपने मूल बिंदु के बाएं साइड आएंगे। तो इधर बाएं साइड आएंगे तो देखिए क्या होगा, दूरी पहले देख लेते हैं। दूरी क्या होगा 0 से 16 प्लस फिर यहां से आए 16 चनपटिया, फिर यहां से यहां गए 10, तो 16 32 10 42 किलोमीटर ये हमारा दूरी हुआ। लेकिन जब विस्थापन का बात करेंगे तो विस्थापन ही दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी अर्थात अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति क्या है 10 चलिए अंतिम स्थिति मेरा क्या है इधर बाएं साइड है, तो बाएं साइड को क्या लेंगे बोले हैं माइनस लेना है मूल बिंदु के, तो ये -10 और ये -0 क्या आ जाएगा -10 किलोमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा -10 किलोमीटर। ये इसलिए बताया गया कि हमको समझाना था कि विस्थापन धनात्मक भी होता है, विस्थापन शून्य भी होता है और विस्थापन ऋणात्मक भी होता है। ये 3 बिंदु दिया गया, इसी को समझाना था और विस्थापन को थोड़ा पूर्ण रूप से समझाना था, इसीलिए बताया गया। आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे विस्थापन क्या मिला धनात्मक, यहाँ पे विस्थापन फिर आए तो क्या मिला 0 और यहाँ पे विस्थापन क्या मिल गया ऋणात्मक। तो जो विस्थापन होता है वह धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। लेकिन जो दूरी का बात किया जाएगा वो हमेशा धनात्मक दिशा में होता है, वो चलते जाएगा, जाते रहता है। ठीक है, इसलिए आज क्लास यहीं रोका जाता है। थोड़ा तबियत सही नहीं है, 2 दिन से सब तबियत गड़बड़ है, तो उतना एनर्जी हो नहीं पा रहा कि आगे पढ़ाएं। तो आप घर पे जाइएगा, ये आप लोग जानते हैं कि जो पढ़ाया जाता है उसको घर पे क्या किया जाता है लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, और जो दिक्कत होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जहां समझने में चीजों को दिक्कत आ रही है बार बार पीछे आगे पीछे जाइएगा और वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, दूरी को किस मीटर से मापा जाता है? कौन ऐसा मीटर है जिससे क्या किया जाता है, कौन ऐसा यंत्र है जिससे दूरी को मापा जाता है? आपका जवाब कहाँ जाएगा कमेंट बॉक्स में जाएगा। जिसका जवाब पहले आएगा उसके अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या बताना है आपको कि दूरी को किस यंत्र से मापा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। देखिए इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो दूरी मापने वाला हम यंत्र बोले हैं वो गाड़ियों में कौन सा यंत्र लगाया जाता है, जैसे कार में होता है, मोटरसाइकिल में होता है, उसमें ऐसा दूरी मापने के लिए फीता से भी मापा जा सकता है। ठीक है, तो जो यंत्र गाड़ियों में लगाया जाता है उस गाड़ी में कौन सा यंत्र लगाया जाता है जो क्या करता है दूरी मापता है। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कोरोना है अभी और कोरोना के चलते पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद वही है कि जिनको पढ़ाई के अभाव में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे वो पढ़ सकें, इससे 1 रुपया का फायदा हम लोगों को नहीं है।
ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये बनाने का उद्देश्य कब पूरा होगा, जब आप क्या कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा, हमारा मेहनत जो होगा वो पूरा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।